गुड मॉर्निंग। आज बेटाओ हम इतिहास के पाठ नंबर 8 किसान जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य लगभग 16वीं से 17वीं सदी के बारे में अध्ययन करेंगे। टॉपिक है बेटाओ किसान और कृषि उत्पादन। किसान और कृषि उत्पादन 16वीं 17वीं शताब्दी में भारत में लगभग 85% लोग गांवों में रहते थे। कितने परसेंट लोग बेटाओ? 85%। खेती और समाज की बुनियादी इकाई गांव थी। खेती और समाज की बुनियादी इकाई गांव थी, जिसमें किसान रहते थे। कौन रहते थे बेटाओ? किसान। किसान जमीन की जुताई, बीज बोने, फसल की कटाई करने आदि का कार्य करते थे। किसान जमीन की जुताई, बीज बोने, फसल की कटाई आदि का कार्य करते। इसके अतिरिक्त वे कृषि आधारित वस्तुओं के उत्पादन में भी भाग लेते थे। कृषि आधारित वस्तुओं के उत्पादन में, जैसे शक्कर, तेल आदि। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ ग्रामीण समाज के स्रोत। ग्रामीण समाज के स्रोत 16वीं और 17वीं सदियों के कृषि इतिहास को समझने के लिए हमारे मुख्य स्रोत वे ऐतिहासिक ग्रंथ व दस्तावेज हैं जो मुग़ल दरबार की निगरानी में लिखे गए थे। ऐतिहासिक ग्रंथ और दस्तावेज हैं जो मुग़ल दरबार की निगरानी में लिखे गए थे। आइन ए अकबरी इनमें सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों में से एक था। आइन ए अकबरी की रचना अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने की थी। पूछ लिया जाता है बेटाओ, आइन ए अकबरी की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। अबुल फजल किसके दरबारी इतिहासकार थे? अकबर के। इस ग्रंथ में खेती की नियंत्रित जुताई की व्यवस्था करने के लिए, राज्य के प्रतिनिधियों द्वारा करों की वसूली के लिए और राज्य तथा जमींदारों के बीच के संबंधों के नियमन के लिए जो प्रबंध किए गए हैं, उनका लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है। आइन ए अकबरी में खेतों की नियंत्रित जुताई की व्यवस्था करने के लिए, राज्य के प्रतिनिधियों द्वारा करों की वसूली के लिए तथा राज्य तथा जमींदारों के बीच संबंधों के नियमन के लिए जो प्रबंध राज्य ने किए हैं, उनका लेखा जोखा था। अन्य भी स्रोत हैं जिनसे जानकारी मिलती है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि से मिलने वाले दस्तावेज। ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज। आइन ए अकबरी का उद्देश्य क्या था? आइन ए अकबरी का आइन ए अकबरी का उद्देश्य। आइन ए अकबरी का मुख्य उद्देश्य अकबर के साम्राज्य की एक ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत करनी थी जहां एक सुदृढ़ सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाकर रहता हो। एक सुदृढ़ सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाकर रहता था। किसानों के बारे में जो हमें आइन से ज्ञात है वह शासक वर्ग का दृष्टिकोण है। किस वर्ग का? शासक वर्ग का दृष्टिकोण। किसान और उनकी जमीन। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए प्राय रेयत या मुजरियान शब्द का प्रयोग करते थे। रेयत या मुजरियान शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किसान के लिए। इसके साथ ही किसान या आसामी जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया जाता था। किसान के लिए एक और शब्द का प्रयोग किया जाता, आसामी, रेयत या मुजरियान। 17वीं शताब्दी के स्रोत दो प्रकार के किसानों का उल्लेख करते हैं। कितने प्रकार के किसान? दो प्रकार के। पहला खुदकास्ट, दूसरा पाईकास्ट। पहला खुदकास्ट, दूसरा पाईकास्ट। खुदकास्ट किसान उन्हीं गांवों में रहते जिनमें उनकी ज़मीनें थीं। खुदकास्ट किसान उन्हीं गांवों में रहते थे जिनमें उनकी ज़मीनें थीं। पाई कास्त किसान वे खेतीहर थे जो दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करने आते थे।
दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करने आते। लोग अपनी इच्छा से ही पाई काश्त किसान बनते थे। उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास शायद ही कभी एक जोड़ी बैल और 2 हल से अधिक कुछ होता था। एक जोड़ी बैल और 2 हल। अधिकतर किसानों के पास इससे भी कम होता था। गुजरात में वे किसान समृद्ध माने जाते थे जिनके पास लगभग 6 एकड़ ज़मीन हो। गुजरात में किसान समृद्ध माने जाते जिनके पास में 6 एकड़ ज़मीन हो। दूसरी ओर बंगाल में एक औसत किसान की ज़मीन की ऊपरी सीमा 5 एकड़ थी और बंगाल के अंदर कितनी थी? 5 एकड़। वहाँ 10 एकड़ ज़मीन वाले किसान को धनी माना जाता था। धनी किसको माना जाता? जिसके पास में 10 एकड़ ज़मीन हो। खेती निजी स्वामित्व के सिद्धांत पर आधारित थी। किस सिद्धांत पर? निजी स्वामित्व के सिद्धांत पर। सिंचाई। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ सिंचाई। जमीन की प्रचुरता, मजदूरों की उपलब्धता, किसानों को गतिशीलता के कारण कृषि का निरंतर विस्तार हुआ। जमीन की प्रचुरता, मजदूरों की उपलब्धता, किसानों को गतिशीलता के कारण कृषि का निरंतर विस्तार हुआ। चावल, गेहूँ, ज्वार इत्यादि फसलें सबसे अधिक उगाई जाती थी। कौन सी फसल? चावल, गेहूँ और ज्वार। मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ था। भूल जाता है बेटाओ, भारतीय कृषि की रीढ़ किसको बोलते हैं? मानसून को। जैसा कि आज भी है, परंतु कुछ ऐसी फसलें थी जिनके लिए अतिरिक्त पानी की आवश्यकता थी, इसलिए इनके लिए सिंचाई के कृत्रिम उपाय बनाने पड़े। क्या? कृत्रिम उपाय सिंचाई के लिए। उत्तर भारत में राज्य ने कई नहरें और नाले खुदवाए। क्या करवाए? नहरें और नाले खुदवाए। कई पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई। आप उदाहरण दे सकते हैं, शाहजहां के शासनकाल में पंजाब में साहा नहर का निर्माण हुआ। भूल जाता है बेटाओ, साहा नहर कहाँ है? पंजाब में। किसके शासनकाल में इसका निर्माण किया था? शाहजहां के शासनकाल में पंजाब में साहा नहर का निर्माण किया। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ तकनीक। किसान पशु बल पर आधारित तकनीक का प्रयोग करते थे। किस पर आधारित? पशु बल। वे लकड़ी के उस हल का प्रयोग करते थे। लकड़ी के उस हल का प्रयोग करते थे जिसको एक छोर पर लोहे की नुकीली धार या फाल लगाकर बनाया जा सकता था। एक छोर पर लोहे की नुकीली धार या फाल लगाकर बनाया जा सकता था। बैलों के जोड़े के सारे खींचे जाने वाले बरमे का प्रयोग बीज बोने के लिए किया जाता था। बैलों के जोड़े के सारे खींचे जाने वाले बरमे का प्रयोग बीज बोने के लिए किया जाता, परंतु बीजों को हाथ से छिड़ककर बोने का रिवाज अधिक प्रचलित था। बीजों को हाथ से छिड़ककर बोने का रिवाज अधिक प्रचलित था। मिट्टी की गुड़ाई निराई के लिए लकड़ी के मूठ वाले लोहे के पतले धार को प्रयुक्त किए जाते थे। मिट्टी की गुड़ाई निराई के लिए लकड़ी के मूठ वाले लोहे के पतले धार प्रयुक्त किए जाते थे। फसलें। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ फसलें। मौसम के 2 मुख्य चक्रों के दौरान खेती की जाती है। एक है खरीफ और दूसरी है रबी। खरीफ यानी पतझड़ में और रबी यानी बसंत में। सूखे प्रदेशों और बंजर भूमि को छोड़कर अधिकतर स्थानों पर वर्ष में कम से कम 2 फसलें होती थी। कितनी? 2। जहां वर्षा और सिंचाई के अन्य साधन हर समय उपलब्ध थे। वहाँ वर्ष में 3 फसलें उगाई जाती थी। कितनी फसल बेटाओ? 3 फसलें। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ जिन्स ए कामिल, जिसको बोलते हैं सर्वोत्तम फसलें। जिन्स ए कामिल सर्वोत्तम फसलें ये कौन सी थी? कपास, गन्ना, तिलहन। जैसे कपास और गन्ना जैसी फसलें जिनसे कामिल थी, तिलहन जैसी सरसों तथा दलहन भी नकदी फसलें कहलाती थी। विश्व के विभिन्न भागों में पूछा जाता है बेटा जिनसे कामिल फसलों के नाम बताइए। कपास और गन्ना।
विश्व के विभिन्न भागों से भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचने वाली फसलें। विश्व के विभिन्न भागों से भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचने वाली फसलें कौन कौन सी हैं? 17वीं शताब्दी में विश्व के विभिन्न भागों से कई नई फसलें भारतीय उपमहाद्वीप पहुंची। उदाहरण देखें तो मक्का भारत में अफ्रीका और स्पेन के मार्ग से आया था। मक्का कहाँ से आया था? अफ्रीका और स्पेन के मार्ग से। टमाटर, आलू, मिर्च जैसी सब्जियां भी नई दुनिया से लाई गई। कहाँ से? नई दुनिया, जिसको किसको बोलते हैं? अमेरिका को। टमाटर, आलू और मिर्च। अनानास और पपीता जैसे फल भी वहीं से भारत आए, यानी नई दुनिया से आए थे अनानास और पपीता। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ खेतीहर किसान। किसान एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय के भाग थे। खेतीहर किसान एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय थे। ग्रामीण समाज के 3 घटक थे। कितने घटक थे? 3 घटक। पहला खेतीहर किसान, दूसरा पंचायत और तीसरा गांव का मुखिया। कितने घटक थे? 3। पहला खेतीहर किसान, दूसरा पंचायत और तीसरा गांव का मुखिया। गांव के मुखिया को मुकद्दम या मंडल कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटाओ, मुकद्दम या मंडल किसे कहा जाता है? गांव के मुखिया को। खेतीहर किसान कई प्रकार के समूहों में बटे हुए थे। खेतों की जुताई करने वालों में एक बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की थी जो नीच समझे वाले कामों में लगे थे, जाने वाले कामों में लगे थे अथवा फिर खेतों में काम करते थे। कुछ जातियों के लोगों को केवल नीच समझे जाने वाले काम ही दिए जाते। गांव की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग ऐसे ही समूहों का था। इनके पास संसाधन सबसे कम थे। इनके पास संसाधन बहुत कम थे। ये जाति व्यवस्था के प्रतिबंधों में बंधे हुए थे। इनकी दशा न्यूनाधिक वैसी ही थी जैसी कि आधुनिक भारत में दलितों की है। समाज के निम्न वर्गों में जाति, गरीबी, सामाजिक हैसियत के बीच सीधा संबंध था। किसके बीच में? जाति, गरीबी और सामाजिक हैसियत। ऐसा बीच के समूह में नहीं था। 17वीं शताब्दी में मारवाड़ में लिखी एक पुस्तक राजपूतों का उल्लेख किसानों के रूप में किया है। राजपूतों का उल्लेख किस रूप में किया है? किसानों के रूप में। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा पंचायतें और मुखिया। गांव की पंचायत में बुजुर्ग लोग होते थे। कौन लोग होते? बुजुर्ग लोग। प्राय वे गांव के प्रतिष्ठित एवं महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करते थे। उनके पास अपनी संपत्ति के पैतृक अधिकार। पंचायत का निर्णय गांव में सबको मानना पड़ता था। पंचायत का सरदार प्रधान एक मुखिया होता था जिसे मुकद्दम या मंडल कहते हैं, जिसकी चर्चा हमने पूर्व में भी की थी। प्राय मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता। मुखिया अपने पद पर तभी तक बना रहता था जब तक कि गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा था। गांव की आय खर्च का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना मुखिया का प्रमुख काम था। गांव की आय व खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना मुखिया का प्रमुख कार्य था। इसमें पंचायत का पटवारी भी उसकी सहायता कौन करता था? पटवारी। पंचायत का खर्चा गांव के उस सामान्य कोष से चलता था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना योगदान देता। पंचायत का एक अन्य बड़ा काम यह सुनिश्चित करना था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदाय के लोग अपनी जाति की सीमाओं के अंदर रहें। पंचायतों को जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने जैसे गंभीर दंड देने का प्रावधान था या अधिकार था।
पंचायतों को जुर्माना लगाने, समुदाय से निष्कासित करने जैसे गंभीर दंड का अधिकार था। ग्राम पंचायत के अतिरिक्त गांव में हर जाति की अपनी पंचायत होती थी। हर जाति की अपनी पंचायत होती थी। समाज में ये पंचायतें काफ़ी शक्तिशाली होती। राजस्थान में जाति पंचायतें अलग अलग जातियों के लोगों के बीच दीवानी के झगड़ों का निपटारा करती थी। जो राजस्थान में कुछ जाति पंचायतें हैं जो दीवानी के जो झगड़े होते थे उनको निपटारा करती, तथा वे जमीन से संबंधित दावेदारियों के झगड़ों का निपटारा करती थी। किससे? जमीन से संबंधित दावेदारियों के जो झगड़े होते थे। नेक्स्ट है बेटाओ ग्रामीण दस्तकार। गांवों में दस्तकार काफ़ी अच्छी संख्या में रहते थे। दस्तकार काफ़ी अच्छी संख्या में रहते। कहीं कहीं तो कुल घरों के 25% घर दस्तकारों के थे। कई खेतीहर दस्तकारों का काम भी करते थे। खेतीहर दस्तकारी का जैसे रंगरेजी का, कपड़े पर छपाई का, मिट्टी के बर्तनों को पकाना, खेती के औजारों को बनाना, उनकी मरम्मत करना, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं गांव के लोगों को देते थे। ये सेवाएं किसको देते? गांव के लोगों को। जिसके बदले गांव वाले उन्हें विभिन्न तरीकों से उन सेवाओं की अदायगी करते थे। प्राय या तो उन्हें फसल का एक भाग दे दिया जाता या फिर गांव की ज़मीन का एक टुकड़ा। बंगाल में जमींदार उनकी सेवाओं के बदले लोहारों, बढ़ई, सुनारों को दैनिक भत्ता और भोजन के लिए नगदी देते थे। नगदी यानी नगद देते। इस व्यवस्था को बोलते हैं जजमानी व्यवस्था। बंगाल में जमींदार उनकी सेवा के बदले लोहारों, बढ़ई, सुनारों को दैनिक भत्ता, भोजन के लिए नगदी देते। इस व्यवस्था को जजमानी व्यवस्था कहते हैं। पूछ सकते हैं बेटा जजमानी व्यवस्था क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राम एक छोटा गणराज्य। ग्राम एक छोटा गणराज्य। 19वीं शताब्दी के कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने भारतीय गांवों को एक छोटे गणराज्य के रूप में देखा। जहां लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधन और श्रम का बंटवारा करते थे। किसका बंटवारा? संसाधन का और श्रम का। यह नहीं कहा जा सकता कि गांव में सामाजिक बराबरी थी। संपत्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व होता था। जाति और सामाजिक लिंग के नाम पर समाज में गहरी विषमताएं थी। क्या थी? गहरी विषमताएं। कुछ शक्तिशाली लोग गांव की समस्या पर निर्णय लेते। कौन लेते थे? कुछ शक्तिशाली लोग। तथा दुर्बल वर्गों का शोषण करते। दुर्बल वर्ग यानी कमजोर वर्गों का शोषण करते। न्याय करने का अधिकार उन्हें ही प्राप्त था। मुगलों के केंद्रीय क्षेत्रों में कर की गणना वसूली भी नगद में होती थी। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ कृषि समाज में महिलाएं। पुरुष खेत जोतते, हल चलाते। पुरुषों का काम था खेत जोतना, हल चलाना। महिलाएं बुआई, निराई, कटाई के साथ साथ पकी हुई फसल का दाना निकालती थी। महिलाएं क्या करती थी? बुआई का काम, निराई का, कटाई का, पकी हुई फसल के दाने निकालने का, सूत कातने, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करने, गूंथने, कपड़ों पर कढ़ाई जैसे दस्तकारी के काम उत्पादन के ऐसे पहलू थे जो महिलाओं के श्रम पर निर्भर थे। ये किस पर निर्भर थे? महिलाओं की श्रम यानी मेहनत पर। वास्तव में किसान और दस्तकार महिलाएं आवश्यकता पड़ने पर न केवल खेतों में काम करती बल्कि नियोक्ताओं के घर पर भी काम करने जाती थी और बाजारों में भी। कई ग्रामीण समुदायों में
विवाह के लिए वधू की कीमत अदा करने की आवश्यकता पड़ती थी। वधू की कीमत अदा, न कि दहेज की। तलाकशुदा महिलाएं, विधवाएं, तलाकशुदा महिलाएं विधवाएं दोनों ही वैधानिक रूप से विवाह कर सकती थी। इसका कारण यह था कि बच्चे पैदा करने की योग्यता के कारण महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था। बच्चे पैदा करने की योग्यता के कारण महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता। महिलाओं की प्रजनन शक्ति के महत्व को ध्यान में रखते हुए महिलाओं पर परिवार और समुदाय के पुरुषों द्वारा प्रबल नियंत्रण रखा जाता था। परिवार और समुदाय के पुरुषों द्वारा प्रबल नियंत्रण रखा जाता। बेवफाई के संदेह पर महिलाओं को भयानक दंड दिए जा सकते। बेवफाई के संदेह पर महिलाओं को भयानक दंड दिए जा सकते। भूमिहर भद्रजनों में भूमिहर भद्रजनों में महिलाओं को पैतृक संपत्ति का अधिकार था। भूमिहर भद्रजनों में महिलाओं को पैतृक संपत्ति का अधिकार था। पंजाब में महिलाएं पैतृक संपत्ति की विक्रेता के रूप में ग्रामीण भूमि के बाजार में सक्रिय भागीदारी रखती थी। पंजाब में महिलाएं पैतृक संपत्ति के विक्रेता के रूप में ग्रामीण भूमि के बाजार में सक्रिय भागीदारी रखती। वे उसे बेचने अथवा गिरवी रखने के लिए स्वतंत्र थी। उसे बेचने और गिरवी रखने के लिए स्वतंत्र थी। बंगाल में भी महिला जमींदार पाई जाती थी। बंगाल में भी महिला जमींदार पाई जाती थी। 18वीं शताब्दी की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध जमींदारियों में राजशाही को जमींदारी थी। राजशाही को जमींदारी जिसका कर्ता धर्ता एक महिला थी। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ जंगल और कबीले। जंगल और कबीले। इस काल में जमीन के विशाल भाग जंगल या झाड़ियों से घिरे थे। किससे घिरे हुए थे बेटाओ? जंगल या झाड़ियों से। उस समय जंगलों के प्रसार का औसत लगभग 40% था। कितना परसेंट था? 40%। समसामयिक रचनाएं जंगल में रहने वालों के लिए जंगली शब्द का प्रयोग करती थी। जंगल में रहने वालों के लिए कौन सा शब्द? जंगली। परंतु जंगली का अर्थ सभ्यता का न होना बिल्कुल नहीं था। सभ्यता का न होना बिल्कुल नहीं था। उन दिनों इस शब्द का प्रयोग ऐसे लोगों के लिए किया जाता था जिनका जीवन निर्वाह जंगल के उत्पादों, शिकार, स्थानांतरित खेती से होता था। जिनका जीवन निर्वाह जंगल के उत्पादों, शिकार और स्थानांतरित खेती से होता। ये काम ऋतु के अनुसार होते थे। किसके अनुसार होते बेटा? ऋतु के अनुसार। उदाहरण के लिए देखें तो भीलों में बसंत के मौसम में जंगल के उत्पाद इकट्ठे किए जाते। गर्मियों में मछली पकड़ी जाती और मानसून के महीने में खेती की जाती। शरद व जाड़े के महीनों में शिकार किया जाता। लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहना। इन जंगलों में रहने वाले कबीलों की एक विशेषता थी। राज्य के लिए जंगल बदमाशों को शरण देने वाला अड्डा था। राज्य के लिए जंगल बदमाशों को शरण देने वाला अड्डा था। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ जंगलों में घुसपैठ। जंगलों में बाहरी शक्तियां कई प्रकार से प्रवेश करती थी। उदाहरण के लिए देखें, राज्य को सेना के लिए हाथियों की आवश्यकता होती। इसलिए जंगलवासियों से ली जाने वाली पेशकश में प्राय हाथी भी शामिल होते थे। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ शिकार अभियान। मुगल राजनीतिक विचारधारा में प्रजाजनों से न्याय करने का राज्य के गहरे सरोकार का एक लक्षण शिकार अभियान था। मुगल राजनीतिक विचारधारा में प्रजाजनों से न्याय करने का राज्य के गहरे सरोकार का लक्षण था शिकार अभियान। दरबारी इतिहासकारों के अनुसार शिकार अभियान के नाम पर मुगल राजा अपने विशाल साम्राज्य के भिन्न भिन्न प्रदेशों का दौरा करते।
और इस प्रकार वहाँ के लोगों की समस्याओं और शिकायतों पर व्यक्तिगत रूप से मनन करते थे। वहाँ के लोगों की समस्याओं और शिकायतों पर व्यक्तिगत रूप से मनन या चिंतन करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ, जंगल वासियों पर वाणिज्यिक खेती का प्रभाव। जंगल वासियों पर वाणिज्यिक खेती का प्रभाव। वाणिज्यिक खेती का प्रभाव जंगल वासियों के जीवन पर भी पड़ता था। शहद, मधु, मोम, लाख। शहद, मधु, मोम, लाख जैसे जंगलों के उत्पाद की मांग बहुत थी। हाथी भी पकड़े और बेचे जाते थे। हाथी पकड़े और बेचे जाते। व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं का विनिमय होता था। किसका विनिमय? वस्तुओं का विनिमय। सामाजिक प्रभाव। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ, सामाजिक प्रभाव। कई कबीलों के सरदार जमींदार बन गए, कुछ तो राजा भी हो गए थे। इन्होंने अपनी सेनाओं का गठन किया। कई कबीलों के सरदार जमींदार बन गए, कुछ राजा हो गए और अपनी सेनाओं का गठन किया। उन्होंने अपने ही खानदान के लोगों को सेना में भर्ती किया। अपने ही खानदान के लोगों को सेना में भर्ती किया। सिंध प्रदेश के कबीलाई सेनाओं में, सिंध प्रदेश की कबीलाई सेना में 6,000 घुड़सवार और 7,000 पैदल सैनिक होते थे। 6,000 घुड़सवार और 7,000 पैदल सैनिक थे। असम में अहोम राजाओं के अपने पायक होते थे। असम में अहोम राजाओं के अपने पायक होते थे। पायक वे लोग थे जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। पायक वे लोग थे जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती। पूछ सकते हैं बेटा पायक कौन है? वे लोग जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवा देना पड़ती थी उसे पायक कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ, सांस्कृतिक प्रभाव। कुछ इतिहासकारों के अनुसार नए बसे क्षेत्रों के खेतीहर समुदाय ने जिस प्रकार धीरे धीरे इस्लाम को अपनाया, उसमें सूफी संतों ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। इस्लाम को अपनाया, सूफी संतों ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। जमींदार अपनी जमीन के स्वामी होते थे। अपनी जमीन के स्वामी होते। इन्हें ग्रामीण समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त थी। ग्रामीण समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त थी। कुछ विशेष सामाजिक आर्थिक सुविधाएं भी प्राप्त थी। किन्हें? जमींदारों को। जमींदारों की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा के कारण, प्रतिष्ठा के क्या कारण थे? पहला है जाति और दूसरा उनके द्वारा राज्य को कुछ विशेष प्रकार की सेवाएं देना। पहला है जाति और दूसरा है उनके द्वारा राज्य को कुछ विशेष प्रकार की सेवाएं देना। जमींदारों के पास विस्तृत व्यक्तिगत जमीन थी। व्यक्तिगत जमीन थी, यह उनकी समृद्धि का कारण था। उनकी व्यक्तिगत जमीन मिल्कियत कहलाती थी। जमींदार की व्यक्तिगत जमीन को क्या बोलते हैं? मिल्कियत। मिल्कियत जमीन पर जमींदार के निजी प्रयोग के लिए खेती की जाती। किसके प्रयोग के लिए? निजी प्रयोग के लिए। प्राय इन जमीनों पर दिहाड़ी के मजदूर या पराधीन मजदूर काम करते थे। जमींदार अपनी इच्छानुसार इन जमीनों को बेच सकते थे, किसी और के नाम कर सकते थे या इन्हें गिरवी रख सकते थे। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ, जमींदार की शक्ति के स्रोत। जमींदार की शक्ति के स्रोत। जमींदारों की शक्ति के स्रोत थे। नंबर 1, वे प्राय राज्य की ओर से कर वसूल करते थे। इसके बदले उन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता था। राज्य की ओर से कर वसूल करने का और उनके बदले उन्हें वित्तीय मुआवजा। नंबर 2, सैनिक संसाधन। सैनिक संसाधन भी उनकी शक्ति के स्रोत थे। अधिकतर जमींदारों के पास अपने किले भी थे, अपनी सैनिक टुकड़ियाँ भी थी। किले भी थे, सैनिक टुकड़ियाँ थी जिनमें घुड़सवारों, तोपखाने और पैदल सैनिकों के जत्थे होते थे। जत्थे यानी एक समूह होता था। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ, सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति। यदि हम मुगल कालीन गांवों में सामाजिक संबंधों की कल्पना एक पिरामिड के रूप में करें, किसके रूप में? एक पिरामिड के, तो जमींदार इसके सक्रिय शीर्ष भाग में थे। तो जमींदार इसके सक्रिय शीर्ष भाग सबसे ऊंचे यानी चोटी पर थे, अर्थात उनका स्थान सबसे ऊंचा था। जमींदारों की उत्पत्ति के स्रोत। जमींदारों की उत्पत्ति के स्रोत डबल लिख दिए बेटा, कोई बात नहीं।
नंबर 1, युद्ध में जमींदारों की विजय। युद्ध में एक कारण था, युद्ध में जमींदारों की विजय। दूसरा है शक्तिशाली सैनिक सरदारों द्वारा दुर्बल लोगों को बेदखल करना। पहला है युद्ध में जमींदारों की विजय, दूसरा शक्तिशाली सैनिक सरदारों द्वारा दुर्बल लोगों को बेदखल करना। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा जमींदारी को पुख्ता करने की प्रक्रिया। जमींदारी को पुख्ता करने की प्रक्रिया। जमींदारी को पुख्ता करने की प्रक्रिया धीमी थी। यह काम कई प्रकार से किया जा सकता था। नंबर 1, नई जमीन को बसाकर। पहला है नई जमीन को बसाकर। नंबर 2, अधिकारियों के हस्तांतरण द्वारा। अधिकारों के हस्तांतरण द्वारा। नंबर 3, राज्य के आदेश से। राज्य के आदेश से। और चौथा है भूमि खरीद कर। चौथा कौन सा है बेटा? भूमि खरीद कर। ये वही प्रक्रिया थी जिनके द्वारा अपेक्षाकृत निम्न जाति के लोग भी जमींदार वर्ग में सम्मिलित हो सकते, क्योंकि इस काल में जमींदारी खुलेआम खरीदी और बेची जाती थी। क्योंकि जो जमींदारी थी वो खुलेआम खरीदी और बेची जाती थी। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा परिवार या वंश पर आधारित जमींदारियों को पुख्ता होने का अवसर मिलना। परिवार या वंश पर आधारित जमींदारियों को पुख्ता होने का अवसर। कई कारणों ने मिलकर परिवार या वंश पर आधारित जमींदारियों को पुख्ता होने का अवसर दिया। उदाहरण के तौर पर राजपूत और जाटों ने ऐसी रणनीति अपनाकर उत्तर भारत में जमीन की बड़ी पट्टियों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। उत्तर भारत में जमीन की बड़ी बड़ी पट्टियों पर नियंत्रण किसने स्थापित किया? राजपूतों ने और जाटों ने। इसी प्रकार मध्य और दक्षिण पश्चिमी बंगाल में किसान पशुचारियों जिसमें है जैसे सदगोप ने शक्तिशाली जमींदारियां खड़ी की। बंगाल में किसने? सदगोप ने। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा जमींदारों का योगदान। जमींदारों का योगदान। जमींदारों ने कृषि योग्य जमीनों को बसाने में नेतृत्व प्रदान किया। जमींदारों ने कृषि योग्य जमीनों को बसाने में नेतृत्व प्रदान किया। खेतीहरों को खेती के उपकरण उपलब्ध देखकर उन्हें वहां बसने में भी सहायता की। नंबर 2, जमींदारी के क्रय विक्रय से गांवों के मौद्रीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। जमींदारी के क्रय विक्रय से गांवों के मौद्रीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। नंबर 3, जमींदार अपनी मिल्कियत की जमीनों की फसल भी बेचते थे। जमींदार अपनी मिल्कियत की जमीनों की फसल भी बेचते थे। नंबर 4, जमींदार प्राय बाजार यानी हाट स्थापित करते जहां किसान भी अपनी फसल बेचने आते थे। जमींदार प्राय बाजार या हाट स्थापित करते थे जहां किसान भी अपनी जमीन या जहां किसान अपनी फसलें बेचने आते थे। जमींदारों से किसानों के संबंध। जमींदारों से किसानों के संबंध। यद्यपि जमींदार शोषण करने वाला वर्ग था। कैसा वर्ग था? शोषण करने वाला। परंतु किसानों से उनके संबंध में पारस्परिकता, पैतृकवाद, संरक्षणवाद का पूर्ण था। संबंधों में पारस्परिकता, पैतृकवाद और संरक्षण का पूर्ण था। भक्ति संतों ने जमींदारों को किसानों के शोषक या उन पर अत्याचार करने वालों के रूप में नहीं दर्शाया। भक्ति संतों ने जमींदारों को किसानों के शोषक या उन पर अत्याचार करने वाले के रूप में नहीं दर्शाया। इसके अतिरिक्त 17वीं सदी में हुए कृषि विद्रोह में राज्य के विरुद्ध जमींदारों को प्राय किसानों का समर्थन मिला था। जमींदारों को समर्थन किसका मिला? किसानों का। भू राजस्व प्रणाली। नए टॉपिक है बेटा भू राजस्व प्रणाली। जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक नींव था। जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक नींव थी। संपूर्ण साम्राज्य में राजस्व के आकलन और वसूली के लिए उचित व्यवस्था थी। राजस्व के आकलन और वसूली के लिए उचित व्यवस्था थी। दीवान के कार्यालय पर संपूर्ण साम्राज्य की वित्त व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी थी। वित्त व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी किस पर थी? दीवान के कार्यालय पर। भू राजस्व के प्रबंध के 2 चरण। भू राजस्व के प्रबंध के 2 चरण हैं। पहला है कर निर्धारण और दूसरा है वास्तविक वसूली। जमा निर्धारित रकम थी। जमा किसको बोलते थे? निर्धारित रकम को। और हासिल क्या था?
वास्तव में वसूली गई रकम, वास्तव में वसूली गई रकम को क्या बोलते थे? हासिल। राजस्व निर्धारित करते समय राज्य अपना भाग अधिक से अधिक रखने का प्रयास करता था। राज्य अपना भाग अधिक से अधिक रखने का प्रयास करता। प्रत्येक प्रांत में जुती हुई जमीन और जोतने योग्य जमीन, जुती हुई जमीन और जोतने योग्य जमीन दोनों की नपाई की गई। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने अपने ग्रंथ आइन ए अकबरी में ऐसी जमीनों के सभी आंकड़े सम्मिलित या संकलित किए। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने आइन ए अकबरी में ऐसी जमीनों के सभी आंकड़े संकलित किए। अकबर के बाद के शासकों के शासनकाल में भी जमीन की नपावाई के प्रयास किए। 1665 में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया। कब? 1665 में। किसने? औरंगजेब ने। क्या निर्देश दिया? कि हर गांव में खेतीहरों की संख्या का वार्षिक हिसाब रखा जाए। हर गांव में खेतीहरों की संख्या का वार्षिक हिसाब रखा जाए। अकबर के शासनकाल में भूमि का वर्गीकरण। अकबर के शासनकाल में भूमि का वर्गीकरण। अकबर के शासनकाल में भूमि का वर्गीकरण कितने भागों में बांटी? 4 भागों में। पौलज, परौती, चचर, बंजर। पौलज, परौती, चचर, बंजर। बेटा याद हो गया? पौलज, परौती, चचर और बंजर। पौलज भूमि को कभी खाली नहीं छोड़ा जाता, यानी उसमें हर साल फसल होती थी। परौती भूमि पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती, कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती। जबकि चचर भूमि वह थी जिस पर 3 या 4 वर्षों तक खाली रखा जाता। कितने वर्षों तक? 3 या 4 वर्षों चचर भूमि को। चौथी प्रकार की भूमि थी बंजर भूमि। वह भूमि थी जिस पर 5 या 10 से अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई थी, उसको बोलते हैं बंजर भूमि। पौलज और परती भूमि की 3 किस्में थी। कितनी किस्में थी? 3 किस्में। अच्छी, मध्यम, खराब। अच्छी, मध्यम, खराब। हर प्रकार की जमीन की उपज को जोड़ दिया जाता। इसका तीसरा भाग औसत उपज माना जाता। इसका 1/3 भाग राजकीय शुल्क माना जाता। कितना? 1/3 राजकीय शुल्क। अमीन क्या है? अमीन एक सरकारी कर्मचारी था। अमीन एक सरकारी कर्मचारी था। उसे यह सुनिश्चित करना होता कि प्रांतों में राजकीय नियम कानूनों का पालन हो रहा है। प्रांतों में राजकीय नियम कानूनों का पालन हो रहा है। राजस्व वसूली की प्रणालियाँ। राजस्व वसूली की प्रणालियाँ। मुगल काल में राजस्व वसूली करने की प्रमुख प्रणालियाँ थी। 4 तरह की थी। कणकूट प्रणाली, बटाई प्रणाली, खेत बटाई, लाख बटाई। 4 प्रणाली थी। कणकूट, बटाई, खेत और लांग। पहली कणकूट प्रणाली, दूसरी बटाई प्रणाली, तीसरी खेत बटाई और चौथी थी लांग बटाई। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र, जिसे बोलते हैं मनसबदारी व्यवस्था था, जिस पर राज्य के सैनिक और नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी। सैनिक और नागरिक मामलों की जिम्मेदारी। कुछ मनसबदारों को नकदी भुगतान किया जाता, जबकि उनमें से अधिकांश मनसबदारों को साम्राज्य के विभिन्न भागों में राजस्व के आवंटन के द्वारा भुगतान किया जाता। कुछ को नकदी और कुछ को राजस्व के आवंटन के द्वारा भुगतान किया जाता। समय समय पर मनसबदारों का तबादला किया जाता। तबादला यानी स्थानांतरण किया जाता। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा चांदी का बहाव। चांदी का बहाव खोजी यात्रियों तथा नई दुनिया की खोज से यूरोप के साथ भारत के व्यापार में अत्यधिक विस्तार हुआ। यानी भारत का यूरोप के देशों के साथ में व्यापार अत्यधिक हुआ। इस कारण भारत के समुद्र पार व्यापार में एक और भौगोलिक विविधता आई, तो दूसरी ओर अनेक नई वस्तुओं का व्यापार भी शुरू हो गया। निरंतर बढ़ते व्यापार के साथ भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं का भुगतान न करने के लिए एशिया में भारी मात्रा में चांदी आई। एशिया में भारी मात्रा में क्या आई थी? चांदी। इस चांदी का एक बड़ा भाग भारत की ओर खिंच गया।
परिणाम स्वरूप 16वीं से 18वीं सदी के बीच भारत में धातु मुद्रा, विशेषकर चांदी के रुपयों की उपलब्धि में अच्छी स्थिरता बनी रही। इसके साथ एक और तो अर्थ है व्यवस्था में संचार, मुद्रा संचार और सिक्कों की ढलाई में अभूतपूर्व विस्तार हुआ। मुद्रा संचार और सिक्कों की ढलाई में अभूतपूर्व विस्तार हुआ। तो दूसरी ओर मुगल राज्य को नकदी कर वसूलने में आसान हुई। मुगल राज्य को नकदी कर वसूलने में आसानी हुई। इटली के यात्री जिसका नाम है जोबिन्ना कारेरी, इटली के यात्री जोबन्ना कारेरी क्या लिख रहे हैं कि संसार भर में बिचरने वाला सारा सोना चांदी अंततः भारत में पहुंच जाता है। संसार भर में बिचरने वाला सारा सोना चांदी अंततः भारत में पहुंच जाता है। ये किसने लिखा है? इटली के यात्री जोबन्ना कारेरी। किसने? कारेरी। इसी यात्री से हमें ज्ञात भी होता है कि 17वीं सदी के भारत में बड़ी अद्भुत मात्रा में नगद और वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा था। 17वीं सदी के भारत में बड़ी अद्भुत मात्रा में नगद और वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा था। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ अबुल फजल की आईने अकबरी। अबुल फजल की आईने अकबरी। अकबर के शासन के 42वें वर्ष, अकबर के शासन के 42वें वर्ष 1598 में, कब? 1598 में 5 संशोधनों के बाद, कितने संशोधनों के बाद? 5 संशोधनों के बाद इस ग्रंथ को पूरा किया गया। इस ग्रंथ में दरबार, प्रशासन, सेना के गठन, राजस्व के स्रोत, अकबरकालीन प्रांतों के भूगोल, लोगों के साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक रिवाजों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। किसके बारे में? दरबार के बारे में, प्रशासन के बारे में, सेना के संगठन के बारे में, राजस्व के स्रोत, अकबरकालीन प्रांतों के भूगोल के बारे में, लोगों के साहित्य, सांस्कृतिक, धार्मिक रिवाजों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। किस ग्रंथ में? आईने अकबरी। किसका ग्रंथ है? अबुल फजल का। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल। ये ग्रंथ अकबर के शासन के अंतर्गत मुगल साम्राज्य के बारे में सूचनाओं की खान है। यानी जो मुगल साम्राज्य की सूचनाओं की खान किसमें? आईने अकबरी में। आईने अकबरी 5 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 5 भागों में। इसके पहले 3 भागों में मुगल प्रशासन, 5 भागों में से जो 3 भाग हैं उसमें मुगल प्रशासन का विवरण मिलता है। चौथे और 5वें भागों में भारत के धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक रीति रिवाजों का वर्णन मिलता है। चौथे और 5वें भागों में भारत के धार्मिक, साहित्य, सांस्कृतिक रीति रिवाजों का वर्णन मिलता है। इनके अंत में अकबर के शुभ वचनों का एक शब्द का संग्रह है। इसके अंत में अकबर के शुभ वचनों का एक संग्रह भी है।